एमकॉम फाइनल के प्यारे विद्यार्थियों, आपके टैक्स प्लानिंग का जो पेपर है उसमें आपको मैंने बहुत सी पीडीएफ भेजी हैं और कुछ वीडियो लेक्चर्स भी भेजे हैं। तो इसमें कर नियोजन में किस तरह से सरकारी जो आयकर के नियम हैं उनको उनका पालन करते हुए किस तरह से कम टैक्स दायित्व एक करदाता का हो, तो उसके लिए आप नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है टैक्स प्लानिंग एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, कर नियोजन एवं आय का मोड़। कई बार एक करदाता अन्य व्यक्तियों को संपत्ति का हस्तांतरण करता है, तो उस समय आयकर के नियम तो ये कहते हैं कि बिना प्रतिफल के हस्तांतरण किया है तो वो आय, जो उससे होने वाली जो आय है उस हस्तांतरण से, वो हस्तांतरणकर्ता की मानी जाती है। लेकिन कर नियोजन को ध्यान में रखते हुए अगर अपन इस तरह से किसी संपत्ति का या आय का हस्तांतरण करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रख लिया जाए तो इसमें कर नियोजन फायदेमंद हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जब कर नियोजन की दृष्टि से आय को मोड़ दिया जाए तो उस समय निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि एक जीवन साथी की वेतन से आय दूसरे जीवन साथी की आय तभी मानी जाती है जब ऐसे व्यक्तियों का कंपनी में व्यक्तिगत स्तर पर अथवा परिवार के सामूहिक स्तर पर सार्वजनिक हित हो। यदि करदाता यह चाहता है कि कर्मचारी के रूप में जीवन साथी द्वारा प्राप्त आय दूसरे जीवन साथी के कर निर्धारण में मानी गई आय के रूप में सम्मिलित न हो, तो जीवन साथी को ऐसी संस्था में नौकरी करनी चाहिए जिससे में सार्वजनिक हित न हो। यदि जीवन साथी ऐसी किसी कंपनी में नियुक्त हो जो कि दूसरे जीवन साथी के नियोक्ता कंपनी से संबंधित कंपनी हो, तो उस दशा में जीवन साथी को कर्मचारी के रूप में आय मानी गई आय नहीं होगी। उदाहरण के लिए, जैसे एक उदाहरण है इसमें कि श्रीमती पॉल सत्यम कंप्यूटर्स में नियुक्त हो और सत्यम कंप्यूटर्स में श्री पाल का कोई भी सार्वजनिक हित न हो, साथ ही श्री पाल इन्फोसिस में नियुक्त हो और उनका इन्फोसिस में सार्वजनिक हित हो, तो यदि ऐसी सत्यम कंप्यूटर्स इन्फोसिस की सहायक कंपनी हो तो भी श्रीमती पॉल की वेतन से आय श्री पॉल के कर निर्धारण में सम्मिलित नहीं होगी। यदि जीवन साथी को कोई संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी जाए तो ऐसी संपत्ति से आय उस जीवन साथी की कर योग्य आय में मानी गई आय के रूप में सम्मिलित होगी जिसने संपत्ति हस्तांतरित की है। परंतु यदि जीवन साथी पत्नी ने पिन मनी के रूप में घर खर्च में से कोई राशि बचाकर एकत्रित की है और उसे प्रतिफल के रूप में प्रदान करती है जो कि संपत्ति का पूर्ण प्रतिबल है, तो उस दशा में जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति से आय मानी गई आय नहीं होगी। यदि विवाह की तिथि निश्चित हो जाने के पश्चात परंतु विवाह की तिथि से पूर्व ही यदि कोई व्यक्ति अपने भावी पति अथवा भावी पत्नी को कोई संपत्ति हस्तांतरित कर देता है तो उस दिशा में विवाह पश्चात भी ऐसी संपत्ति से आय हस्तांतरणकर्ता की आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस दिन संपत्ति का हस्तांतरण किया गया उस दिन दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध नहीं था। यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें थोड़ी सी जोखिम है कि यदि विवाह नहीं हुआ तो भी संपत्ति जिसे हस्तांतरित कर दी गई है उसी की हो जाएगी। यद्यपि विवाह विच्छेद करना कर निर्धारण का कोई तरीका नहीं है और न ही कोई कर बचाने के लिए विवाह विच्छेद करना चाहेगा, परंतु विवाह विच्छेद के पश्चात जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति से आय उस जीवन साथी की मानी गई आय नहीं होगी जिसने संपत्ति का हस्तांतरण किया है, चाहे संपत्ति विवाह विच्छेद के पूर्व हस्तांतरित की गई हो अथवा बाद में हस्तांतरित की गई हो। जीवन साथी को हस्तांतरित संपत्ति से आय मानी गई आय तभी होती है
जब जिस दिन संपत्ति का हस्तांतरण किया हो उस दिन भी दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध हो एवं जिस गत वर्ष की आय है उस गत वर्ष में भी दोनों के बीच पति पत्नी का संबंध हो। यदि जीवन साथी परस्पर दो संपत्तियों का विनिमय करते हैं जिनका मूल्य लगभग बराबर है परंतु उनकी आय में पर्याप्त अंतर है, तो ऐसी दशा में यह माना जाएगा कि संपत्ति का हस्तांतरण पर्याप्त प्रतिफल के बदले हुआ है और इस दशा में मानी गई आय के रूप में हस्तांतरित संपत्ति की आय कर योग्य नहीं होगी। जैसे श्रीमती एक्स के पास 10 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण हैं और श्री एक्स के पास 10 लाख रुपए की एक दुकान है जिसका 20,000 रुपये प्रति माह किराया आता है। श्री एक्स 30% की दर से आयकर चुकाते हैं जबकि श्रीमती एक्स की कोई कर योग्य आय नहीं है। यदि दोनों अपनी अपनी संपत्तियों का परस्पर विनिमय करते हैं तो स्वर्ण आभूषण से कोई भी आय श्री एक्स की नहीं होगी। श्रीमती एक्स को एक वर्ष में जो 2,40,000 रुपये का किराया मिलता है वह आय 2,50,000 रुपये से कम होने के कारण उन्हें कोई कर नहीं देना होगा। इस प्रकार से श्री एक्स की कर योग्य आय 2,40,000 रुपये से कम हो जाएगी जिस पर 30% की दर से 72,000 रुपये का कर दायित्व कम हो जाएगा। श्रीमती एक्स इसके बाद भी श्री एक्स की सहमति से आभूषणों को धारण कर सकती है। यदि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता परिवार की संपत्ति में से पत्नी, पुत्र वधू अथवा अवयस्क बच्चे को कोई संपत्ति हस्तांतरित करता है, कोई संपत्ति हस्तांतरित कर देता है, तो ऐसी संपत्ति से आय उस व्यक्ति की आय मानी जाएगी जिसे संपत्ति हस्तांतरित की गई है, क्योंकि आयकर अधिनियम की दृष्टि से वे सभी व्यक्ति परिवार के सदस्य हैं। यदि एक हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य स्वयं की संपत्ति को परिवार की संपत्ति में परिवर्तित कर देता है तो ऐसी संपत्ति से होने वाली आय उस सदस्य की आय मानी जाएगी जिसने संपत्ति हस्तांतरित की है। परंतु यदि एक बड़े हिंदू अविभाजित परिवार का कोई सदस्य स्वयं की संपत्ति को परिवार की संपत्ति में परिवर्तित कर देता है और उसके पश्चात परिवार का विभाजन हो जाने से संपत्ति का एक अंश उसके भाइयों के परिवार को बंटवारे में मिल जाता है एवं शेष अंश उसे अथवा उसकी पत्नी एवं अवयस्क बच्चे को मिल जाता है, तो ऐसी दशा में केवल संपत्ति के उस अंश की आय ही सदस्य की मानी गई आय होगी जो अंश उसे एवं उसकी पत्नी तथा बच्चों को मिला है। अर्थात संपत्ति का वह भाग जो भाइयों को हस्तांतरित हो गया उसकी आय उन भाइयों की आय ही मानी जाएगी। यदि जीवन साथी को उपहार स्वरूप संपत्ति न दी जाए बल्कि जीवन साथी को संपत्ति क्रय करने हेतु ब्याज मुक्त अथवा सामान्य ब्याज दर का ऋण प्रदान कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ऋण को लेकर जीवन साथी द्वारा क्रय की गई संपत्ति से आय मानी गई आय नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति किसी साझेदारी संस्था में साझेदार है और वह अपनी पूंजी का एक अंश आहरण करता है और उससे अपनी जीवन साथी अथवा हिंदू अविभाजित परिवार को ऋण के रूप में प्रदान कर देता है और ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अथवा जीवन साथी इस प्राप्त राशि को निश्चित ब्याज दर पर फर्म को पुनः ऋण स्वरूप प्रदान कर देता है, तो ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार अथवा जीवन साथी को प्राप्त ब्याज की आय मानी गई आय मानकर उस व्यक्ति की कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसने इन्हें फर्म को ऋण प्रदान करने के लिए राशि उपलब्ध कराई है। यदि संपत्तियों से उपहार लिया जाए तो उसे आय मानकर नहीं लगाया जाएगा। यदि संपत्तियों से उपहार लिया जाए तो उसे आय मानकर कर नहीं लगाया जाएगा। परंतु यदि ऐसे व्यक्तियों से उपहार लिया गया है जो संबंधी नहीं है तो ऐसे गैर संबंधी सभी व्यक्तियों से लिया गया उपहार 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसे आय मान लिया जाएगा। ये गिफ्ट लेने से संबंधित प्रावधान है, संबंधियों से गिफ्ट लेना और अन्य व्यक्तियों से गिफ्ट लेना। कहने का मतलब ये है कि यदि संबंधियों से उपहार लिया जाए तो उसे आय मानकर कर नहीं लगाया जाता है
परंतु यदि अन्य व्यक्तियों से उपहार लिया जाता है जो संबंधी नहीं है, तो ऐसे गैर संबंधी सभी व्यक्तियों से लिया गया उपहार 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर आयकर नहीं लगे। अचल संपत्तियों का क्रय विक्रय करते समय यह ध्यान रखें कि संपत्ति का सरकारी मूल्य अनुबंध में दिखाए गए मूल्य के 5% से अधिक न हो, अन्यथा सरकारी मूल्य एवं अनुबंध के मूल्य के अंतर को आय मान लिया जाएगा। तो ये कर नियोजन और कर नियोजन और एवं आय का मोड है, इससे संबंधित ये कुछ प्रावधान है कि इनमें अगर जो अभी मैंने आपको बातें बताई हैं, इनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर के ऊपर आपका जो कर दायित्व है वो कम से कम न्यूनतम आएगा। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, कर नियोजन एवं आय का मोड, टैक्स प्लानिंग एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम, कि जब डाइवर्जन ऑफ इनकम हो रही हो तो उस समय आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो अभी इन सब जो टैक्स प्लानिंग का जो आपका पेपर है, उसमें आपको सभी चैप्टर्स में जो है मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप टैक्स प्लानिंग करें, जिससे आपका जो कर का भार है वो एक करदाता के लिए न्यूनतम हो। तो ये जैसे आपके सैलरीड पर्सन्स के लिए मैंने आपको बताया, कैपिटल गेंस के लिए आपको बताया, हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित बताया, हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने से संबंधित बताया, और जो आपके एक करदाता के निवास स्थान से संबंधित किस तरह से टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं रेसिडेंस स्टेटस के आधार के ऊपर। और इसी तरह से आगे बहुत से ऐसे बातें आएगी जो मैं आपको कंटिन्यू PDF के रूप में और वीडियो के रूप में बताता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।